Hello, dear students. Welcome to iShoaib Accounting School. So, dear ladies and ladies, इंट्रोडक्शन को स्किप करके लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक. आई एम श्योर आप जानते होंगे मुझे, और नहीं जानते तो इंशाल्लाह जान जाओगे. ऐसा है कि या तो आप मुझे YouTube पे सुन रहे होंगे या हमारे लेक्चर्स परचेज कर रखे हैं आपने. दोनों सूरतों में आपको बेसिक नॉलेज तो होगी कि ACCA क्या है, ACCA पढ़ने के बाद आप बनते क्या हो और आपने आगे जाके करना क्या होता है. लेकिन एक छोटा जनरल सा मुख्तसर तारुफ पढ़ लेते हैं कि भाई ACCA क्या है, ACCA बिजनेस वर्ल्ड से क्या कैसे रिलेट किया जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ने लगे हैं उससे ACCA का क्या रिलेशन है. देखो बच्चे, ऐसा है कि अव्वल तो मैं एक बात बताना चाहता हूं. ACCA कोई डिग्री नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है. अब ACCA की जो प्रोफेशनल बॉडी है वो UK में सन 1904 में बनाई गई. अब ACCA पढ़ने के बाद बंदा अकाउंटेंट बनता है, मतलब कि उसको अकाउंटिंग करनी होती है, हिसाब किताब करना होता है. अब ACCA तो 1904 में बना, लेकिन ये जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये सन 1400 से इसकी प्रैक्टिस जारी है. सन 1400 से ये कॉन्सेप्ट तैयार होके बार बार इसको डेवलप किया जा रहा है, इसको यूज किया जा रहा है. अब आप हिसाब किताब की बात आ गई तो भाई हिसाब किताब किस चीज का हिसाब किताब, कैसा हिसाब किताब? जनाब बिजनेस का हिसाब किताब. अब बिजनेस ही क्यों? देखो बच्चे, दुनिया की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बिजनेस. बगैर बिजनेस के दुनिया को नहीं चलाया जा सकता. मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा, ये एक तरफ बाकी दुनिया की पॉपुलेशन को देखो, दूसरी तरफ यहूदियों को देखो. चंद मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन पूरी दुनिया पे होल्ड है उनका. वजह क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड पे होल्ड कर रखा है उन्होंने. आप बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को देखो या छोटे से छोटे एक फूड चेन को देखो, हर चीज पे उनका कंट्रोल है, जिसकी वजह से उनके पास वाफर मकदार में कुछ बहुत ही ज्यादा पैसा है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं दुनिया को अपने, वो कहते हैं ना कि जूती के नोक पे रखने के लिए. तो बिजनेस जरूरी है जिंदा रहने के लिए. देखो बच्चे, ऐसा है कि अकाउंटिंग को समझने के लिए बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए. अब बिजनेस दो मेन एस्पेक्ट्स पे स्टैंड करता है. एक है फाइनेंस तो दूसरा है मैनेजमेंट. अब फाइनेंस, ये जो लफ्ज है ना फाइनेंसिंग, इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ कैश, यानी पैसे का बंदोबस्त करना. दिस इज नोन एज फाइनेंसिंग. आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि पार्टी फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए. हमारा ये मसला अटका हुआ है, भाई हमारे इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करो, यानी पैसे दियो, हमको पैसों की जरूरत है, भिखमंगे हैं हम, चंदा मांग रहे हैं. खैर, कीप दैट असाइड. टॉपिक पे आते हैं. फाइनेंस का मतलब पैसे की अरेंजमेंट. अब ये जो फाइनेंस का एस्पेक्ट है यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बिजनेस में, इसका काम क्या होता है? देखो, बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है इसकी रिकॉर्डिंग करना ये फाइनेंस वालों का काम है. मतलब पैसा कब, कैसे, कितना और कहां से बिजनेस में आया ये रिकॉर्ड करना. पैसा कब, कैसे, कहां और कितना बिजनेस से गया ये रिकॉर्ड करना फाइनेंस वालों का काम है. अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स पे चलता है. एक है रिकॉर्ड, एनालाइज और रिपोर्ट. अब मतलब क्या है? देखो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो इनकम आ रही है, जो खर्चे हो रहे हैं आपके, उनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है. उसके बाद उनको एनालाइज किया जाता है, यानी कि स्टडी किया जाता है कि क्या ये सब कुछ ठीक ठाक रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं. हमने एक्सपेंस की जगह इनकम या इनकम की जगह एक्सपेंस तो नहीं रिकॉर्ड कर दिया. हमने 1 लाख के बजाय 2 लाख या 2 लाख के बजाय 1 लाख तो नहीं रिकॉर्ड कर दिया. हमने किसी भी वैल्यू को ओवरस्टेट या किसी भी वैल्यू को अंडरस्टेट तो नहीं कर दिया. अब ये सब डिटेल स्टडी के बाद अगर कुछ एरर्स, कुछ मसले मसाइल, कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक किया जाता है. और जब रिकॉर्ड्स ठीक तरीके से डिटेल फॉर्म में आपके पास करेक्टेड रिकॉर्ड्स आते हैं तो उनको एक रिपोर्ट की शक्ल में बना के आगे CEO को, ओनर्स को, हुकूमत को, ऑडिटर्स को
भेजा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है बच्चे कि बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और कुछ ना कुछ वापस रिटर्न भी आ रहा है, तो इस सब को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ प्रोसेसेस, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो हो रही होगी बिजनेस में। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो तो कुछ ना कुछ बना रहे हो, या फिर अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हो तो बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो हो रही है ना, कुछ ना कुछ फंक्शंस तो हो रहे हैं। तो जनाब, पैसे के इनफ्लो या आउटफ्लो को रिकॉर्ड करना फाइनेंस वालों का काम है, लेकिन इसी पैसे को इस्तेमाल करके जो फंक्शंस, जो एक्टिविटीज, जो जिस किस्म का भी अंदर कोई ना कोई मसला बना हुआ पड़ा है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कंपनी के अंदर इंटरनल जितने भी मामलात हैं उन सारी एक्टिविटीज को ठीक तरीके से मैनेज करना, ठीक तरीके से परफॉर्म करना, उन पे जितना खर्चा लग रहा है उनका हिसाब किताब करना और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, ये सब काम है मैनेजमेंट वालों का। आसान लफ्जों में अगर बताऊं तो बिजनेस में पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो, इसकी रिकॉर्डिंग करता है फाइनेंस वाले, और इस पैसों को इस्तेमाल करके बिजनेस के अंदर यानी कंपनी के अंदर इंटरनल जितने भी मामलात हैं उनको हैंडल करना मैनेजमेंट वालों का काम है। अब जरा डिटेल से पढ़ते हैं कि भाई ये जो लफ्ज मैनेजमेंट है व्हाट डज इट मीन। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन लिखी गई है कि यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट मैक्सिमाइजेज योर आउटपुट्स, रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट्स। मतलब क्या है? देखो, वो कह रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज, मौजूदा रिसोर्सेज यानी जो आपके पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे। इस इस्तेमाल के तरीके को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अपने रिसोर्सेज को बहुत वाइजली तरीके से एक कंट्रोल परफॉर्मेंस के तहत इस्तेमाल करना है ताकि उससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का तरीकाकार क्या होगा? ऐसा क्या मेथड है, ऐसा क्या तरीकाकार है जिसको हम अप्लाई करें तो हमारे रिसोर्सेज हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकते हैं? उसके लिए हमें सीखने पड़ते हैं मैनेजमेंट के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। नंबर 1 है प्लानिंग, नंबर 2 है डिसीजन मेकिंग और नंबर 3 है कंट्रोल। देखो बच्चे, आपको जो भी बिजनेस करना है, लेट्स सपोज आप प्रोडक्शन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप कपड़े की प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप सबसे पहले रिसर्च करोगे कि भाई मैं सर्दियां आने वाली है तो मैं ऐसा क्या चीज, ऐसा क्या आर्टिकल, ऐसा क्या आइटम बनाऊं जो आजकल मार्केट में इन भी है, मतलब ट्रेंड चल रहा है उसका, जिसको लोग पहनना पसंद भी करते हैं, ठीक है, जो लोगों की किस्म की, मतलब मैं कहूँ जरूरत है। अब कपड़ा तो हर किसी की जरूरत है, लेकिन हर कोई अपने पसंद का कपड़ा पहनता है। तो देखो, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, आप रिसर्च करोगे कि भाई वो कौन कौन से डिजाइन हैं, वो कौन कौन से या किस किस किस्म का कपड़ा है जिसको आजकल लोग पहनने की ख्वाहिश करते हैं। तो लेट्स सपोज आपने रिसर्च की और आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिले। लेट्स सपोज आपको ऑप्शंस ये मिले कि आप शर्ट्स बना सकते हो, ठीक है, जैकेट्स बना सकते हो, ठीक है, आप स्वेटर्स बना सकते हो। अब ये रिसर्च 2 स्टेप कंट्रोल है, प्लानिंग जो है 2 स्टेप कंट्रोल है। नंबर 1 आप रिसर्च करते हो और उस रिसर्च के रिजल्ट में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स मिलते हैं। अब इस अल्टरनेटिव इन ऑप्शंस का करना क्या है? इसको डिटेल से स्टडी करके इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मतलब इसमें से चूज करेंगे कि भाई हमने शर्ट्स बनानी है, हमने जैकेट्स बनानी है या हमने स्वेटर्स बनाने हैं। अब डिटेल से स्टडी करने के बाद कोई एक अल्टरनेटिव चूज करेंगे तो मतलब हम फैसला कर रहे हैं, तो इसी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। लेकिन अब सिर्फ फैसला करना तो नहीं है, अब जो फैसला हमने कर रखा है उसको अप्लाई भी करना है, मतलब कि वो चीज बनाना शुरू भी करना है। खुद ब खुद प्रोडक्शन नहीं होती, ना ही खुद ब खुद प्रॉफिट्स क्रिएट किए जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, हाथ गंदे करने पड़ेंगे। तो जो हमने डिसीजन ले रखा है, लेट्स सपोज हमने सोचा कि हम शर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, शर्ट्स बनाएंगे, क्योंकि जैकेट कोई पहने ना पहने, स्वेटर पहने ना पहने, शर्ट हर कोई पहनता है। अब जो हमने डिसीजन ले रखा है उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा।
डिसीजन हमने अप्लाई किया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, साल खत्म हो गया। अब कंट्रोल की बारी आई है। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? देखो, लेट्स सपोज हमने इस पीरियड के स्टार्ट में बजट बनाया था कि इन शर्ट्स से हम 10 लाख कमाएंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया? हम सिर्फ 4 लाख की कमाई ही कर सके। अब एक मसला है, बजट हमने 10 लाख का बनाया था लेकिन सिर्फ 4 लाख की कमाई हो रही है। ऐसा क्या मसला है? ठीक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जांचना पड़ेगा कि ये मसला है क्या। तो उसको समझने के लिए, ट्रैक डाउन करने के लिए हम जाते हैं अपने डिसीजंस की तरफ और चेक करते हैं कि भाई हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रखा। हो सकता है हमें जैकेट्स बनाने चाहिए थे। मैंने कहा था ना, सर्दी चल रही है, विंटर सीजन है। अब शर्ट्स ठीक है लोग पहनते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि यार शर्ट तो वैसे भी स्वेटर के नीचे पहनी हुई है, वो तो किसी को दिखनी नहीं है। तो जो पुराने जितने भी शर्ट्स पड़े हैं उन्हीं में से कोई एक पहन के ऊपर स्वेटर डाल के मजे से घूमते फिरो, चिल करो। तो मतलब जो सीजन चल रहा है उसके मुताबिक ट्रेंड है स्वेटर्स का, लेकिन हमने गलत डिसीजन लिया था शर्ट्स बनाने का, जिसकी वजह से वो मार्केट में वो हमारा जो प्रोडक्ट था वो चल ही नहीं रहा। अब हमारे डिसीजन में मसला है। अगर डिसीजन को ठीक किया जाए और शर्ट्स के बजाय अगले पीरियड में हम स्वेटर्स बनाना शुरू करें, तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो एग्जैक्ट बजट के मुताबिक आ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। लेकिन लेट्स सपोज हमारा डिसीजन ठीक था। चलो, डिसीजन बिल्कुल ठीक था, डिसीजन में कोई खराबी नहीं थी, हमारी स्ट्रेटेजी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट ऐसे आ रहे, तब क्या मसला होगा? तो उसको ट्रैक डाउन करने के लिए अगर डिसीजन में कोई मसला ना हो तो फिर हम जाते हैं ऊपर प्लानिंग की तरफ, रिसर्च की तरफ, बजट्स की तरफ। हम देखते हैं कि भाई हमने प्लानिंग तो गलत नहीं कर रखी, हमने रिसर्च ही गलत की होगी, रिसर्च टीम में ही मसला है। अगर उस रिसर्च टीम के जो मसले मसाइल हैं उसको हल कर दें, मतलब ठीक तरीके से रिसर्च करें, तो हमें अच्छे से और बेहतर से बेहतर अल्टरनेटिव्स, बेहतर से बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब उनमें से डिटेल स्टडी करके कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स एग्जैक्ट बजट के मुताबिक आएंगे। या ये भी हो सकता है कि जो प्लानिंग करते वक्त हमने बजट बना रखा था वो बजट में ही मसला था। मतलब जिस कंडीशन, जिस एरिया, जिस जगह पे आप ये बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो ना, वहां इतने प्रॉफिट्स कमाना पॉसिबल ही नहीं है यार। वहां 4 लाख भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। आम जो नॉर्मली मार्केट में इस टाइप का बिजनेस सिर्फ 3 लाख ही कमा पाता है, आप 4 लाख कमा के बैठे हो, तो मतलब आपके बजट्स में ही मसला था। तो अगली बार हम अपने बजट्स को रिवाइज करके इसको 10 के बजाय 5 लाख कर दें और इससे भी ज्यादा मेहनत शुरू करें इस 5 लाख को अचीव करने की, तो अचीव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये जो मसले मसाइल आ रहे हैं इनको ठीक करें तो हमारा इस पे कंट्रोल आया कि नहीं? अगली बार प्रॉफिट्स एग्जैक्ट बजट के मुताबिक आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ, अक्सर मैं स्टूडेंट से करता हूँ और अक्सर कोई ऊट पटांग जवाब सुनने को मिलता है। हमने ये सोचा कि भाई हमने बजट बनाया था 10 लाख का और एक्चुअल में 4 लाख के प्रॉफिट्स आए, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने बजट 10 का बनाया हो और एक्चुअल में 14 लाख के प्रॉफिट्स आ जाएं, तो क्या इस सिचुएशन में हमें कंट्रोल लाना होगा या नहीं लाना होगा? बताइएगा जरा प्लीज जल्दी। देखो बच्चे, मैं अक्सर ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं सर, कंट्रोल का मतलब आप उसको कम कर रहे हो, आप उसको नीचे लेके आ रहे हो, कंट्रोल में लेके आ रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बस अच्छी बात है, उस पर कंट्रोल लाने की क्या जरूरत है? देखो, अक्सर मुझसे मेरे टीचर्स कहा करते थे कि बच्चे ACCA मुश्किल नहीं है, ACCA के पेपर्स मुश्किल आते हैं। तो ACCA के कॉन्सेप्ट जितने जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है ACCA में इंग्लिश का ठीक होना आपका। तो देखो बच्चे, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को अपने हाथे में लेके आओ, अपने फोर्स में लेके आओ और उसको आगे बढ़ने ना दो। आप किसी भी चीज को रोक के रखो अपने पास, आगे या पीछे जाने की उसको इजाजत नहीं। ये कंट्रोल नहीं है।
कंट्रोल ये है कि आपका किसी भी चीज पे इतना इन्फ्लुएंस हो कि वो आपके कहने पे आगे जाए, आप ही के कहने पे वापस पीछे आए। आप कहो तो वो नीचे जाए, आप ही कहो तो वो चीज ऊपर जाए, आपके कहने पे उठे, आप ही के कहने पे बैठे। दिस इज कंट्रोल। अब ऐसे सिचुएशन में भी बिल्कुल हमें कंट्रोल लेके आना है। अब यहां पे कंट्रोल का क्या मतलब हो सकता है? देखो, सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर डिसीजन मेकिंग पे, अपने स्ट्रेटजीज को रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि भाई हमने कोई ऐसी भयंकर स्ट्रेटजी तो अप्लाई नहीं कर दी जो हमारे कंपेटिटर्स जानते ही नहीं हो, उनको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करना आता ही नहीं है। अगर हमारी स्ट्रेटजी कोई ऐसी कमाल की स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से इतने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उस स्ट्रेटजी को स्टैंडर्ड बना लेना है, उसको स्टैंडर्ड बना लेना है। अब स्टैंडर्ड बनाने का मतलब कि हर बार इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जाएगा। अब हर बार इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करोगे तो हर बार बजट से ज्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे कि नहीं? तो कंट्रोल आया कि नहीं अपने प्रॉफिट्स पे? लेकिन लेट सपोज हमारे जो डिसीजंस थे, जो स्ट्रेटजीज थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जो बाकी कंपेटिटर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसके बाद जाएंगे अपने प्लानिंग प्रोसेस की तरफ कि भाई हमारी रिसर्च टीम ही तो कोई ज्यादा तगड़ी नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि हमारी रिसर्च टीम ही कोई इतनी स्किलफुल एम्प्लॉइज की टीम हो कि भाई उन्होंने जो रिसर्च किया है उसी का कमाल है, ये वो जो डिटेल स्टडी करके आए हैं मार्केट की उसी का कमाल है, जो एग्जैक्ट ऑप्शंस, जो बिल्कुल डिटेल और करेक्ट ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स हमारे सामने रखे गए थे उस रिसर्च के थ्रू, वो ही बहुत कमाल के थे। तो अगर कोई इतनी वैल्यूएबल टीम आपके पास है तो आप उस पर अपना होल्ड लेके आओगे, उसको स्टैंडर्ड बनाओगे, उसको कंपनी से बाहर नहीं जाने दोगे, आप उस टीम को अपने पास रखोगे जिगर का टोटा बना के। क्यों? देखो, पैसा, मनी भाई, रोकड़ा किसको नहीं चाहिए यार। अब अगर कोई ऐसी टीम मिल गई है आपको जो इतना कमा के दे रही है, तो क्यों अपने पेट पे लात मारने की सोच रहे हो यार? रख लो अपने पास। 1000-2000 ज्यादा देने पड़ रहे हैं, दे दिया करो, उल्टा जाके उधर से करोड़ों कमा ही रहे हो ना आप। तो हम क्या करेंगे, उस टीम को कहीं इधर उधर जाने की इजाजत नहीं देंगे। वो जाना चाहे तो कुछ ना कुछ लालच देके वापस रोक लिया करेंगे। अब वो बार बार हमारे लिए इसी तरह की रिसर्च करती रहेगी, उसी रिसर्च में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके हम बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट फंक्शंस को अंजाम देंगे, तो प्रॉफिट्स हर बार बजट से ज्यादा देखने को मिलेंगे कि नहीं? तो हमारा अपने प्रॉफिट्स पे कंट्रोल आया कि नहीं? तो इन्हीं 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके मैनेजमेंट की जाती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट का मतलब है आपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे। अब ये तो पढ़ लिया, और इन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके ये मैनेजमेंट की जाती है। अब ये बात भी याद रखना बच्चे, मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस की नहीं की जाती, मैनेजमेंट जिंदगी के किसी भी पर्पस के लिए आप कर सकते हो। कोई भी काम करना हो जिंदगी का, इन 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया करो। सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग किया करो। जो मुख्तलिफ रास्ते दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया करो। और अगर रिजल्ट्स में कुछ उतराव चढ़ाव आए तो उस पर कंट्रोल लाने की कोशिश किया करो। तो हर बार आप पिछली बारी से परफेक्ट होने की तरफ सफर करते जाओगे, और एक टाइम आएगा जब आप उस फंक्शन में, उस एक्टिविटी में एग्जैक्ट माहिर हो जाओगे, स्किल्ड हो जाओगे। अब इस मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके बिजनेस में किया क्या जाता है? हमने पढ़ा ना कि मैनेजमेंट वालों का काम है कंपनी के इंटरनल जितने भी मामलात हैं, जितनी भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको ठीक तरीके से परफॉर्म करना, उस पर जो खर्चा लग रहा है उसकी कॉस्टिंग करना, यानी हिसाब किताब करना, और उसके प्रॉपर डिटेल रिकॉर्ड्स बनाना। ये है मैनेजमेंट वालों का काम। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कॉस्टिंग यानी हिसाब किताब ये तो फाइनेंस का काम था, तो मैनेजमेंट वाले ये क्यों करने लगे? भाई, फाइनेंस वालों की कॉस्टिंग और मैनेजमेंट वालों की कॉस्टिंग, इसमें फर्क है। फाइनेंस वाले पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, मैनेजमेंट वालों की जो कॉस्टिंग है उसमें ऐसा क्या बदलाव है, क्या चेंज है जो इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। पढ़ते हैं, देखो बच्चे, हमने लिखा है कि कॉस्टिंग की डेफिनेशन लिखी है कि आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड चार्जिंग कॉस्ट ऑन अ सिंगल कॉस्ट यूनिट
इज नोन एज कॉस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैनेजमेंट वाले सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो खर्चा लगा है किस चीज पे लगा है। इस पैसे को इस्तेमाल करके आपने मटेरियल खरीदा है, ये खर्चा लेबर पे किया गया है, या ये जनरल एक्सपेंसेस थे, कोई बिल्स वगैरह पे किए, कोई रेंट वगैरह आपने दे रखा है, ये खर्चा हुआ किस चीज पे है। तो सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन हो गई, आपको पता चल गया कि कौन कौन सा खर्चा किस वजह से आ रहा है, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है। मतलब मटेरियल को मटेरियल के ग्रुप में लिखा जाता है, लेबर को लेबर के ग्रुप में लिखा जाता है, और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के ग्रुप में लिखा जाता है। वजह आसानी पैदा करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट तो नाम ही इसी चीज का है ना कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो आपको कुछ ना कुछ आसानी करके दे, आसानी पैदा करके दे। अब ये तो कोई आसानी नहीं हुई ना कि हमारे ही रिकॉर्डेड डेटा को हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद, लेट्स सपोज हमें पुराने रिकॉर्ड चाहिए और उसमें से फिर हम ढूंढते फिरें कि भाई मटेरियल की कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड की गई थी, वो वाले फंक्शन पे, उस वाली एक्टिविटी पे, उस वाले प्रोजेक्ट पे जो लेबर की कॉस्ट थी कितनी लगी थी, लिखी किधर गई है। जब वो आपको पता ही ना हो तो ये किधर की मैनेजमेंट है, कहां की मैनेजमेंट है, कैसी मैनेजमेंट है। तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप लोग बगैर एग्जांपल के नहीं समझते, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन खैर अच्छा है, अकाउंटेंट को ऐसा ही होना चाहिए। अकाउंटेंट को ऐसा होना चाहिए कि भाई वो कहते हैं ना, सिंपल सी बात यह है बच्चे, यकीन करना छोड़ दो, यकीन करना छोड़ दो। कोई भी चीज टेस्ट किए बगैर किसी भी चीज पे यकीन नहीं करना। लेट्स सपोज आज आपने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना, जो रिकॉर्डिंग कर रखी है, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आप सो गए, सुबह उठ के उसी को सिर्फ देख के उस पर काम करना ना शुरू कर देना, नहीं, उसको एक बार फिर से गो थ्रू करना। बेशक वो आपने बनाया हो, लेकिन यकीन नहीं करना। जहां पैसों की बात आती है किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि पैसा हो तो सब आ जाता है, पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं ठीकता, सिंपल सी बात है। बच्चे, क्लासिफिकेशन की एग्जांपल देने लगा कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, जरूरी क्यों है, गौर से देखना है आपने, गौर से देखना है। लेट्स सपोज हमारा 100 रुपए का मटेरियल आता है, 100 रुपए लेबर पे खर्च होते हैं, 100 रुपए के एक्सपेंसेस, फिर 100 का मटेरियल, 120 के एक्सपेंसेस, 130 का मटेरियल, 140 का लेबर, 120 के एक्सपेंसेस, 110 का मटेरियल, 120 का रेंट, 120 का मटेरियल, 120 का लेबर, 100 का फिर से लेबर पे खर्चा आता है, 200 फिर से हम रेंट पे करते हैं, 100 का फिर से मटेरियल खरीदा जाता है, 120 का फिर से हम लेबर को पैसे देते हैं। तो जरा बताओ इसमें लेबर के कौन कौन से खर्चे थे, मटेरियल का खर्चा कौन कौन सा है, और एक्सपेंसेस कौन कौन से थे। जल्दी बताओ, शाबाश। वीडियो पॉज नहीं करनी बच्चे, पॉज किए बगैर जल्दी बताओ, क्योंकि इसीलिए बोला था मैंने कि गौर से देखो। बताओ, शाबाश, जल्दी करो। बताओ। देखो बच्चे, मैंने लिखे, मुझे खुद को याद नहीं कि मटेरियल का खर्चा कौन सा था, लेबर का कौन सा था, एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, मुझे खुद को याद नहीं। लेकिन अगर इसको हम जरा सा क्लासिफाई कर दें, मतलब लिख दिया जाए इसके सामने कि ये मटेरियल का है, ये लेबर का है, ये एक्सपेंसेस है, ये मटेरियल है, ये भी मटेरियल का खर्चा है, ये लेबर का खर्चा है, ये भी लेबर का खर्चा है, ये एक्सपेंसेस है, ये मटेरियल है, ये एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये लेबर का खर्चा है, ये मटेरियल का खर्चा है, ये भी लेबर का खर्चा है, और ये भी लेबर का खर्चा है। अब हर एक रिकॉर्डेड कॉस्ट को, खर्चे को देख के आप बता सकते हो ना कि कौन कौन सा खर्चा मटेरियल का है, कौन कौन सा खर्चा लेबर का था, और कौन कौन सा खर्चा जनरल एक्सपेंसेस है। इसीलिए की जाती है क्लासिफिकेशन, क्योंकि फिर से बता रहा हूं, मैनेजमेंट नाम ही अपने लिए आसानी पैदा करने का है। अब अपने देखो, ये भी आपका एक रिसोर्स है, जो स्किल मिला, ये जो हाथ है आपके, देखो इसी हाथों को इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग करते हो ना खुदा के बंदो। तो रिकॉर्डिंग इस तरीके से करो, जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, जो कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, इस तरीके से बनाओ कि हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद भी जरूरत पड़े ना तो आसानी से जल्दी और ठीक तरीके के रिकॉर्ड्स मालूम कर सको कि हाँ 10 साल पहले मैंने ये वाला फंक्शन या ये वाली एक्टिविटी को प्रोसेस किया था और उस पर इतना खर्चा आया था लेबर का, इतना खर्चा आया था मटेरियल का, और इतने जनरल एक्सपेंसेस लगे थे। अब जब आपको रिकॉर्डेड
जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए उसमें आप फर्क ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा लेबर का था, कौन सा मटेरियल का था, कौन सा एक्सपेंसेस का था, तो साल क्या 2 दिन बाद देखोगे तब भी समझ नहीं आएगी। तो ये कहां के रिकॉर्ड्स हैं, ये कहां की मैनेजमेंट है? तो समझ आइए कि नहीं क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो मैनेजमेंट वाले जब कॉस्टिंग करते हैं ना बच्चे, कॉस्टिंग में सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये खर्चा लगा किस चीज पे है। उसके बाद उस खर्चे को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने के बाद इसको रिकॉर्ड नहीं कर दिया जाता, नहीं, उसके बाद इसको एनालाइज किया जाता है, मतलब इसको डिटेल स्टडी किया जाता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, कोई चीज ओवर स्टेट या कोई चीज अंडर स्टेट तो नहीं कर दी, कोई ऐसी कॉस्ट रह तो नहीं की जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, कोई ऐसी कॉस्ट है तो नहीं जो गलती से 2 बार रिकॉर्ड हो चुकी हो। मतलब इस टाइप के जनरल जो मसले मसाइल आते हैं, जो एरर्स, जो गलतियां होती हैं, कोई ऐसी गलती रह तो नहीं गई हमारे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स में। अगर कोई ऐसी गलती है तो उसको मिटा दिया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद जो करेक्टेड रिकॉर्ड्स आते हैं आपके पास, जो करेक्टेड खर्चा आता है, जो करेक्टेड कॉस्ट आती है, उसको चार्ज कर दिया जाता है एक सिंगल कॉस्ट यूनिट पे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई नए नए लफ्ज सुनने को मिल रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। देखो मैं एक बात बता दूं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं याद नहीं करना खुदा के बंदो। मैं किस्से कहानियां बहुत सुनाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, याद कुछ भी नहीं करना। सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लो, समझ लो, बस याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कमिटमेंट है मेरी, बस गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो बच्चे, कॉस्ट यूनिट होता क्या है? हमने डेफिनेशन लिखा है कि अ सिंगल यूनिट ऑफ द सेम प्रोडक्ट टू विच कॉस्ट कैन बी अटैच्ड। समझाता हूं। लेट्स सपोज, गौर से देखो, लेट्स सपोज ये एक ही कंपनी के एक जैसे मार्कर्स हैं। लेट्स सपोज हम मार्कर्स बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन का बिजनेस है और हम मार्कर्स बनाते हैं। हमने बहुत सारे मार्कर्स बनाए हैं, ये सारे सेम मार्कर्स हैं। सपोज कर लो, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास एक कस्टमर आता है कि जनाब मुझे 200 मार्कर्स चाहिए और बताओ कितना पैसा दूं आपको, और मुझे 3-4 मिनट में जल्दी से जल्दी मार्कर दे लाके दो। तो आप एक मार्कर लेके आते हो और आपको कहते हो हाँ इस पे 8 रुपए बनाने पे लगे थे, 2 इस पे प्रॉफिट, तो 10 रुपए इसके दे दो। इस पे भी 8 लगे थे और 2 चलो इस पे प्रॉफिट हो गया, इसके भी 10 रुपए दे दो। हाँ इस पे भी 8 ही लगे थे और 2 मुझे प्रॉफिट दे दो, तो टोटल मतलब इसके भी 10 रुपए दे दो। सिमिलरली इसका भी हाँ करते करते आपने कॉस्टिंग कर दी, कॉस्ट मालूम की, उस पर जरा सा प्रॉफिट डाला और सेलिंग प्राइस बता दी। अब ये सब करते करते आपको 200 घंटे गुजर जाने खुदा के बंदो, और उस बेचारे को चीज चाहिए 3-4 मिनट के अंदर। मसला है कि नहीं? अब अकल से पैदल लोगों, जब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, जब सारे मार्कर्स एक ही जैसे हैं, तो हम करते क्या है, आसानी पैदा करने के लिए उसमें से कोई एक प्रोडक्ट उठाते हैं, एक सिंगल यूनिट सेम ही प्रोडक्ट का जो हम मार्कर्स बना रहे हैं ना, उसी में से कोई एक मार्कर उठाते हैं और उसकी कॉस्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि हाँ इस पे मटेरियल का इतना लगा है, लेबर का इतना खर्चा हुआ है और जनरल एक्सपेंसेस इतने लगे। टोटल मिला के लेट सपोज एक प्रोडक्ट पे हमारा 12 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो कॉस्ट के हिसाब से 3 रुपए का इसमें प्रॉफिट डाल लो, भाई 15 रुपए का इसका सेलिंग प्राइस मुकर्रर कर दो। आपने सेलिंग प्राइस सेट कर दी इस एक यूनिट की 15 रुपए। अब सारे के सारे मार्कर्स एक जैसे हैं, अब एक की कॉस्ट मालूम हो गई, एक की सेलिंग प्राइस मालूम हो गई, तो सारे के सारे मार्कर्स की आप मालूम कर सकते हो कि नहीं? सिंपल सी बात है। गौर से जरा देखो, एक जो मार्कर है वो अगर 15 का है तो 100 मार्कर्स कितने के आएंगे? सिंपल सी बात है यार। अगर आपको 100 मार्कर्स की कॉस्ट या सेलिंग प्राइस मालूम करनी है तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1500 रुपए का खर्चा लगेगा 100 मार्कर्स खरीदने पे। आसानी पैदा हुई कि नहीं? एक एक मार्कर को देख के हाँ हूं करके अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ रही हमें। एक ही मार्कर की कॉस्ट मालूम की जो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि इसी एक मार्कर ने हमारी कॉस्टिंग आसान की, हमें कुछ रिलीफ दी अकाउंटिंग करने में, कॉस्टिंग करने में। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं खुदा के बंदो, ये इसी का नाम मैनेजमेंट है।
तो ये जो प्रोडक्ट जिसकी टोटल कॉस्ट मैं मालूम कर चुका हूं, अगर टोटल कॉस्ट मालूम नहीं हो रही तो मतलब ये मुझे आसानी नहीं पैदा करके दे रही, बाद में फिर वही हाँ हूं करके हर एक यूनिट के लिए अलग अलग खर्चा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो ये कॉस्ट यूनिट नहीं बन सकता, ये कॉस्ट यूनिट नहीं कहलाएगा। लेकिन एक यूनिट की अगर कॉस्ट मालूम हो गई और आपको पता है बाकी सारे यूनिट्स भी इसी तरह है, तो मल्टीप्लाई करते जाओ, जितने भी यूनिट्स की कॉस्ट मालूम करनी है आसानी से मालूम कर सकते हो एक ही सिंगल क्लिक में, कि नहीं? सिंपल है। तो सिंपल सी बात है, ये जो एक यूनिट है ना, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड का काम करती है और इसी को हम कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। यानी ये वो यूनिट है जिसपे हम अपनी कॉस्ट मालूम कर चुके हैं, चार्ज कर चुके हैं। तो हमने इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है कि अ सिंगल यूनिट ऑफ द सेम प्रोडक्ट टू विच कॉस्ट कैन बी अटैच्ड इज नोन एज अ कॉस्ट यूनिट। अब यहां अक्सर लोगों का कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है कॉस्ट यूनिट पे और यूनिट कॉस्ट पे या कॉस्ट पर यूनिट में। खुदा के बंदो गौर से देखो, गौर से देखो, ये जो मार्कर है ना, एक मार्कर की कॉस्ट मालूम हो गई तो ये मार्कर हमारा स्टैंडर्ड बन गया, ये मार्कर कॉस्ट यूनिट कहलाएगा। अब इस मार्कर पे पैसे कितने लगे थे? 12 का इस पे खर्चा हुआ था और 3 इस पे हमने प्रॉफिट डाला था, तो ये 15 का इसका सेलिंग प्राइस है कि नहीं? या लेट्स सपोज हम सिर्फ कॉस्ट की बात करते हैं, हम सेलिंग प्राइस की बात नहीं करते। 12 रुपए का खर्चा मालूम हुआ कि नहीं कि एक मार्कर को बनाने पे हमारा कितना खर्चा लग रहा है? तो ये जो 12 रुपए है ये यूनिट कॉस्ट है, मतलब वो यूनिट जो आपके लिए आसानी पैदा करके दे रही है कॉस्टिंग में, जिसकी टोटल कॉस्ट आप मालूम कर सकते हो। सेम प्रोडक्ट का एक सिंगल यूनिट जिसकी कॉस्ट आप टोटली मालूम कर सकते हो, ये यूनिट आपका स्टैंडर्ड है, यानी कॉस्ट यूनिट है। और इस यूनिट पे लगने वाला खर्चा यूनिट कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट होगा। यही है मैनेजमेंट का आसान से आसान इंट्रो। जनाब इससे भी आसान इंट्रो चाहिए ना तो अल्लाह ही मालिक है आप लोगों का, कुछ नहीं हो सकता जनाब। फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक ACCA का काम है अकाउंटिंग करना, हिसाब किताब, बिजनेस का हिसाब किताब। अब बिजनेस 2 मेन एस्पेक्ट्स पे चलता है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। बिजनेस में कितना, क्यों, कैसे और कहां से पैसा आ रहा है ये रिकॉर्ड करना, कितना, क्यों, कैसे और कहां पैसा जा रहा है ये रिकॉर्ड करना, ये फाइनेंस का काम है। अब इस पैसे को इस्तेमाल करके जो कंपनी के अंदर फंक्शंस और एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है उसको ठीक तरीके से परफॉर्म करना, उसको उसकी कॉस्टिंग करना, उस पर कितने खर्चे लग रहे हैं वो मालूम करना और उनके रिकॉर्ड्स बनाना, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना, यानी उन सबको रिकॉर्ड करना। ये सारे जितने भी इंटरनल मामलात हैं इसकी देखभाल करना, ये मैनेजमेंट का काम है। अब मैनेजमेंट इस लफ्ज का मतलब क्या है? यानी अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। अब ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरह लिया जा सकता है? 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करके। सबसे पहले जो भी करना है आप उसके लिए प्लानिंग करो। प्लानिंग से क्या होगा? रिसर्च के थ्रू आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब डिटेल स्टडी के थ्रू उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करो और आखिर में अगर रिजल्ट्स आपके बजट के मुताबिक आए तो वाले ने आ रहे, अगर कोई उतराव चढ़ाव आता है तो उस पे कंट्रोल लाने की कोशिश करो। कंट्रोल 2 सूरतों में आ सकता है। मैंने देखो यहाँ पे लिख के भी रखा है कि अगर रिजल्ट्स बुरे हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं, इफ द रिजल्ट इज गुड, तो इसको स्टैंडर्ड बना लो। जिस स्ट्रेटेजी को, जिस प्लानिंग को इस्तेमाल करके ये रिजल्ट आए हैं ना, उन दोनों को स्टैंडर्ड बना दोगे, यानी हर बार उसी तरह स्ट्रेटेजी, उसी तरह रिसर्च करोगे तो हर बार ही इस तरह गुड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ज्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे और इसी को कंट्रोल कहते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉस्टिंग किस बला का नाम है। सादा डेफिनेशन बताता हूं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट यानी खर्चे की कैलकुलेशन को कॉस्टिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, कॉस्ट यानी खर्चा, कॉस्टिंग यानी कॉस्ट की कैलकुलेशन करना। अभी कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? मैनेजमेंट के हिसाब से। खर्चा कहां हो रहा है, किस चीज पे हो रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मटेरियल कॉस्ट लग रही है, लेबर लग रही है, जनरल एक्सपेंसेस हैं।
ये रिकॉर्ड किया जाता है। अब उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है। मटेरियल का खर्चा मटेरियल के ग्रुप में, लेबर का लेबर के ग्रुप में और जनरल एक्सपेंसेस के ग्रुप में लिखे जाते हैं। अब उसके बाद उसे डिटेल स्टडी किया जाता है कि इसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं रह गए। रिकॉर्ड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं, कुछ ओवर स्टेट या अंडर स्टेट तो नहीं कर दिया, कुछ ओमिट तो नहीं कर दिया, कुछ मिट तो नहीं गया, कुछ ऐसा तो नहीं है जो रिकॉर्ड करने से मतलब हम भूल गए उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए या हमारी आंखों के सामने से वो गुजरा नहीं है। कुछ भी मसला हो सकता है। तो अगर जो मसले मसाइल अगर कुछ है उसको हटा दोगे और उसके बाद जो कॉस्ट आएगी ना उसको एक यूनिट पे चार्ज करना। कौन सी यूनिट पे? कॉस्ट यूनिट पे चार्ज करना। दिस इज नोन एज कॉस्टिंग। अब कॉस्ट यूनिट के बारे में हमने पढ़ा कि व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। सेम प्रोडक्ट का अगर कोई एक सिंगल यूनिट जिसका आप टोटल खर्चा मालूम कर सकते हो तो वो आपके लिए कॉस्ट यूनिट का काम करता है, यानी स्टैंडर्ड का काम करता है। मतलब उस ही की वजह से आपके जो कॉस्टिंग का तरीकाकार है, जो पूरा अमल है, वो आसान हो जाता है। तो ये सिंगल यूनिट जो है, जो स्टैंडर्ड का काम कर रहा है, ये कॉस्ट यूनिट कहलाएगा। और इस पे जो कॉस्ट लगी है, जो खर्चा लगा है, वो यूनिट कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट कहलाएगी। जनाब, आज का सफर इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज।